हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने से इस प्यारे से सिलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आज से एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। और इसको हम बहुत ही फन तरीके से, जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा हुआ है ना, सेम उसी अंदाज में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और अभी तक जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम बैकअप है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी हम कंटेंट यानी कि क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और अदर वीडियोज़, ठीक है, सारे लाइन बाय लाइन यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको हेल्प होगा और आप इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो अभी तक है ना, अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है। उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। हाँ, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस प्लस आपकी कंसेप्ट की प्रैक्टिस अलग नए अंदाज में। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो वादा है हमारा, आपको मैं सिखा के रहूँगा। बस आप हमारे साथ हर वीडियो के जितने भी आपको यहाँ पर मिलेंगे सभी के नोट्स बनाते हुए जाना है। ठीक है। और इससे बाहर नहीं जाने वाला है पेपर, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप केवल है ना फोकस होके पढ़ें, जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें। ठीक है। अगर आधा घंटा मन कर रहा है तो आधा ही घंटा पढ़ें। यहाँ पे आपको है ना वन शॉट में, मतलब एक ही लेक्चर में एक चैप्टर के सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। बस ये आपके लिए एफिशिएंट है। ठीक है। और अगर आपको अदर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप है ना उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप पढ़ें, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट यहाँ पर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आप जीरो से हीरो बन सकते हैं नंबर के मामले में। बस चलो बिना किसी देरी के है ना बात करते हैं। चलिए, हमारा जो नया टॉपिक है वो आपका क्या है, बोलो। वो आपका क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें से प्यारे बच्चों हम बात उन्हीं क्वेश्चन पर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आने के चांस है, और जो आए हुए हैं उनको हम साइड में बात कर लेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्रिस्टल ठोस। क्या होता है ना, हमारा चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। तो ठोस आपके है ना मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो देखिए, वह ठोस जिनमें घटक कण का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। ठीक है। वह दीर्घ परास व्यवस्था होती है उनके पास। क्या होती है? दीर्घ परास में, यानी कि बहुत लॉन्ग ऑर्डर में चल सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके जैसे एक घर का बिल्डिंग होता है ना, ईंट होती है ना, बहुत लंबी दूरी तक हम उसको जोड़ते चले जाते हैं। क्या उनका डिसअरेंजमेंट होता है? नहीं होता है ना। वैसे अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल कहता है कि सर इसके अंदर जो भी अणु, परमाणु या आयन होंगे उनके पास एक दीर्घ परास होगा या दीर्घ परासारी होंगे। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल बात करें, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक है। ये आपके क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। उसी का जस्ट उल्टा, इसके जो अवयवी कण होते हैं ना, दीर्घ नहीं होते हैं, इस बार क्या होते हैं? लघु परास के होते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे कुछ दूरी तक चलेंगे, फिर उसके बाद ये डिसऑर्डर में आ जाएंगे, इसका साथ नहीं देने वाले हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे डिंग 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 डिंग। ठीक है। तो इस तरह से कुछ, तो ये जो आपका व्यवस्था है ना, ये इस व्यवस्था से जिस भी ठोस का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में आपके रबड़ हो गए, कांच हो गए, ये सब होते हैं। देखिए, कांच होता है सॉलिड, बट उसके अंदर है ना बहने का गुण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहने का गुण होता है। ठीक है। उसको रख दो उसको धूप में, कुछ दिन के बाद, बहुत मतलब कुछ दिन का मतलब यहाँ पे कम से कम 20-25 साल के बाद है ना, वो देखोगे ना नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला रह जाएगा। इसका मतलब उसमें बहने का गुण होता है। और इसी गुण को जानते हैं हम क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो
आई होप आप जानते हैं आपका पूरा पैटर्न एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पढ़ाई करनी है। ये एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन क्या पता 1 नंबर में पूछ ले आपसे, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। बात ये है, अभी आपको मैंने जो बताया ना वही है सेम। इसमें क्या होता है ना, प्रवाहित होने का क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ क्या हो जाता है, मोटा, कई सालों के बाद, ठीक है। यह केवल तभी संभव होता है जब ये अत्यंत मंद गति से क्या हो, द्रवों के समान प्रवाहित हो, ठीक है, तभी आपका ये अतिशीत मतलब कांच को अतिशीतित मानेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं, या आप नोट कर रहे हैं तो पॉज करके आप नोट कर लें। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होता है, क्यों। देखो, अगर आपके घर में है ना नमक रखा हो, क्या रखा हो, नमक, आप है ना ऐसे सॉलिड स्टेट में हो, तो आप है ना एक साइड में इधर से तार जोड़ दे दीजिए, इधर से एक साइड से जोड़ दीजिए, है ना, धारा नहीं प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, ठोस अवस्था में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से, ठीक है। ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन जैसे इनको पानी में डुबोया जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं, बोलो, आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। आयनों में टूटने की वजह से इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पूरा डेफिनेशन पढ़ोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए एक बढ़िया सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस से क्या क्या अभिप्राय है, ठीक है। अच्छा, एक और आयनिक में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे गए हैं। आयनिक ठोस के कुछ एग्जांपल आप ध्यान रखें। NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, जो आपके एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, S ब्लॉक के, और हाइड्रोजन ग्रुप अगर कहीं दिख जाए या कहीं ऑप्शन में लिखा हो तो ध्यान रखना वो आपके कौन से होंगे, आयनिक ठोस होंगे। क्या होंगे, आयनिक ठोस। ये ध्यान रखना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड 2020 में पूछा गया है, बताना था इसमें, मतलब KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड क्या है, आयनिक ठोस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है। तो भाई देखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ठोस होते हैं ना, परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, इनके जो जालक होते हैं, लैटिस होता है, किससे बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है, बोलो बोलो बोलो, किससे बना होता है, परमाणुओं से। ओहो, परमाणुओं से, अच्छा सर, ये बात है। जैसे अगर हम बात करें हीरा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये भी हीरा भी कार्बन का बना होता है, ठीक है। मतलब हीरा किससे बना होता है, कार्बन से। कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होती है, क्यों, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास एक त्रिविम व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था होती है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है इसके पास, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन ये परमाणुओं से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उन ठोसों को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात है। लेकिन सर एक बात बताओ मुझे, हीरा जो होता है ना और ग्रेफाइट होती है, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं आपसे, अगर, चलो अभी बता रहा हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट आपका, देखो जो आपके सहसंयोजक ठोस होते हैं ना, ये अचालक का कार्य करते हैं। अचालक, अचालक यानी कि ये विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, अचालक होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना। ये अचालक होते हैं, क्यों होते हैं, बोला करो आप, इनके पास क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कहोगे सर ग्रेफाइट से तो हम धारा प्रवाहित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रवाहित कर लेते हैं, कैसे। देखिए, अब आप कहेंगे सर ग्रेफाइट कैसा होता है। देखिए, आपने सेल देखा है ना घर में, जो सेल में बीच में ऐसे लगा होता है ना, आप बीच वाले को रेड मानते हो, ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। या पेंसिल होती है ना, उसका बीच वाला पार्ट,
ये पेंसिल है, इसका ये बीच वाला पार्ट किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है आसानी से। क्यों? क्योंकि इनके पास है ना एक समतलीय व्यवस्था होती है। समतल में इनके पास है ना 3 बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। कितने बॉन्ड बनते हैं बोलो, 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यही व्यवस्था नीचे दोबारा रिपीट करती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनकी जो इनकी व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है और इनकी व्यवस्था समतलीय होती है। कैसी होती है बोलो, समतलीय होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा बनाया है, ये इससे जुड़ा होगा, ठीक है। इनके बीच में ये इनके सॉरी ये इनसे, फिर ये इनसे, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है ना, 3 बॉन्ड बंधे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से, ठीक है, ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि चालक का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं, चालक का। किसका कार्य करते हैं, चालक। अब आपसे कोई पूछे ग्रेफाइट चालक का कार्य क्यों करता है, क्योंकि इनके पास समतलीय व्यवस्था होती है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस वजह से किसका कार्य करते हैं, चालक का कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट आप कुछ बताइए। आइए, एक हमारे पास जालक, देखिए समझते हैं। आधघनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हमारी बात, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप जानते हैं एकक कोष्ठिका क्या होती है, पता हो तो आप भाई मुझे बताओ। देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक घन है, एक क्या है, घन बना लूँ। ये लो एक घन बन गया, ठीक है। लो बढ़िया सा प्यारा सा एक घन आ गया। लो भाई, एक ये आपका क्या है, घन है। तो क्या होता है ना, ये आपका एकक कोष्ठिका है। क्या है, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में क्या होता है ना, सारे परमाणु कोनों पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कोनों पर होते हैं। और हर परमाणु का योगदान 1/8 होता है इस जालक में, ठीक है। हर परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है अंदर की ओर, बाहर नहीं, बाहर तो 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा 1/8। मतलब हर परमाणु का ध्यान रखना, कोने वाले का है ना योगदान कितना होता है, 1/8। आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए उस एक परमाणु को ऐसे काट दिया 4 पार्ट में, तो केवल इतना पार्ट है ना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यही पार्ट है आपका कितना होता है, 1/8 होता है। अच्छा ये बात है सर, हाँ और क्या। तो देखो इसको लिखने का तरीका ऐसा कुछ होगा, हम इस, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सरल घनीय एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में क्या होता है, सम्मिलित रहता है। किसमें सम्मिलित रहता है, 8 में सम्मिलित रहता है। तो अतः ठीक है, यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु, ठीक है, परमाणु एक सेल में, ठीक है, 1/8 भाग का क्या करते हैं, का योगदान देते हैं या करते हैं, योगदान लिख देता हूँ, देते हैं, ठीक है। अतः प्रति एकक का मतलब इस पूरे की बात हो रही है, एकक सेल परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या का मतलब ये हुआ, कोने पर अगर 1/8 दे रहे हैं ना, तो 8 की वजह से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 1 की वजह से 1/8, तो 8 की वजह से ये कट जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 1 परमाणु आ जाएंगे। 1 परमाणु, कितने, 1 परमाणु पर एक सेल, ठीक है। तो ये इसका रहा सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। अब हम कुछ बात इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कुछ यहाँ पर मैं आपको नए पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, जिससे आपके एग्जाम में या आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना हेल्पफुल होंगे। नहीं तो फिर आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ काम की बातें, ये अगर आपको याद रहेंगी ना तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक सरल घन है, सरल क्या है, घन है,
अब आप कहेंगे ये सरल घन, घन क्या होता है? सरल घनीय एकक सेल, एकक, ठीक है, सेल, सेल, इसको हम SC कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको मैंने समझाया था, सारे परमाणु कहाँ पर होते हैं? केवल कोनों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बोलो, कोनों पर होते हैं। यहाँ पर होंगे, 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 यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे। तो अब बताइए इसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? एक परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? एक। आप कैसे निकालेंगे? 8 कोने होते हैं, हर कोनों पर कितने होते हैं पार्टिसिपेट? 1/8, तो टोटल कितना हुआ? 1। ध्यान रखना है, कोनों पर 1/8 होते हैं, फेस पर आधा होता है। जैसे ये फेस है, आधा होता है। मान लो ये केंद्र है, क्या है? केंद्र। ये देखो फोटो, फटाफट देखो, केंद्र में अगर देखें तो केंद्र में पूरा का पूरा होता है एक, ठीक है। यही बात ध्यान रखनी है आपको। कोनों पर कितना याद रखना है? 1/8, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सीरियस लें आप, ठीक है, तभी ये दिमाग में घुसने वाला है। यहाँ पर कितना आएगा? फेस पर 1/2 और अंदर कितना होगा? पूरा का पूरा एक परमाणु होगा, ठीक है। मतलब ये देखना होता है कितने साइड से घिरा हो सकता है, ठीक है। भाई 2 साइड से घिरेगा, ठीक है, एक साइड का देखोगे तो आधा होगा। यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला कोना 8 कोनों से ढक सकता है, इस वजह से हर कोने पर 1/8, तो 8 की वजह से एक। अच्छा, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। जब है ना, अगर हम बात करें काय केंद्रित, काय केंद्रित, ठीक है, यूनिट सेल, इसको हम कहते हैं BCC, ठीक है, बॉडी सेंट्रॉयड क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे सेल आपके है ना, सारे सेल कोनों पर तो होते ही होते हैं। सारे सेल कहाँ पर होते हैं? बोलो, कोनों पर तो होते ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोने पर होते हैं। यहाँ पर होते हैं, 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 यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अंदर होता है। तो यहाँ पे जो कुल परमाणुओं की अगर हम संख्या की बात करें, ठीक है, परमाणुओं की, यहाँ पे अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या, यही परमाणुओं की संख्या है ना, Z कहलाती है। Z से शो करते हैं, ठीक है। BCC में ध्यान रखना है, Z बराबर कितना होता है? भाई देखो, कोनों के वजह से एक आ जाएगा और अंदर केंद्र में है एक, तो टोटल कितना हो गया? 2। अगर हम थर्ड, एक होता है FCC, क्या होता है? FCC, ये फलक काय केंद्रित कहते हैं, केंद्रित, ठीक है। तो यूनिट सेल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक तो ये होता ही होता है यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में कोनों पर होंगे परमाणु, ये ध्यान रखना है, हमेशा कोने पर तो होंगे ही होंगे। और उसके बाद फेस पर भी आना चालू हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? फेस, ये फेस है, ये फेस है, 6 फेस होते हैं ना। आप जिस घर में बैठे हो ना, देखो ऊपर नीचे अगल बगल कितने फेस हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो देखो फेस के वजह से कितने होते हैं पार्टिसिपेट? हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या होगी, किन की संख्या? परमाणु, यानी कि Z की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये Z है, ठीक है। तो देखो कोने की वजह से एक हो गया, ठीक है। और फेस पर कितने होते हैं? हाफ पार्टिसिपेशन होता है। कितने होंगे टोटल? 6। ये काट देगा इसे 3, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4, ठीक है। कितने हो गए? 4। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, ध्यान रहेगा ना। अगर कहीं जैसे नाम आ जाए NaCl, ठीक है, KCl नाम आ जाए, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। Z बराबर कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे, बार बार नहीं बताया जाएगा। आगे समझते हैं इसको, अब पीछे है ना, नोट कर लेना। अब आगे बात करते हैं। भाई देखिए क्या होता है कि ये जो आपने अभी देखा है, क्या देखा है? हाँ, देखो कुछ ऐसा हमने देखा है, ये आपका है एक घन है। क्या है? घन, ठीक है। अब घन पर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए परमाणु यहाँ पर हैं, अगर हम SC की बात करें, SC सिंपल क्यूबिक, तो एक परमाणु यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, ठीक है। ये अगर दूरी R है, ये दूरी क्या है? R। तो इस टोटल दूरी को हम A से शो करते हैं। किससे? इसकी भुजा की लंबाई है ना, तो A बराबर कितना होगा? 2R। तो R बराबर कितना आ जाएगा? A/2। ये ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक के लिए। अब FCC में क्या होता है? FCC देखिए ऐसा कुछ है, जैसे आपका BCC ले लेते हैं, ये क्या है? BCC,
ठीक है। BCC में क्या होता है, एक केंद्र में होता है, ठीक है, और सब कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। तो देखो ऐसे कोना शो कर रहा है, ये केंद्र वाला हो गया, ये इस कोने वाला हो गया। डायगोनली देखना है, ठीक है। डायगोनली का मतलब विकर्ण, जिस आप घर में बैठे हो ना, एक कोना ऊपर का और नीचे का एक कोना, ठीक है, तिरछे में मिलाओ तो उस वो वाली लाइन ये है, ठीक है। अच्छा ये वाला गैप कितना होगा, ये देखो ये भी आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर। यहाँ पे टोटल कितने परमाणु हैं बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी मुझे चाहिए, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी क्या है आर। तो टोटल कितने आर हैं बोलो ना, अरे यार 4 आर हैं, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ध्यान से सुनो, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये वाली दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। ये दूरी आपका ए है, थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये दूरी ए है, ठीक है, और ये भी ए है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, अरे भाई ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। हमें ये विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी ए है, ये भी ए है, तो इन दोनों की हेल्प से ये वाली दूरी निकाल लेंगे, कितना आएगा √2a, ठीक है। और इन दोनों का जब रूट लेंगे ना, तो ये वाली जो दूरी है ये वाली, ठीक है, वो √3a के क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3a। तो r बराबर कितना हो गया, √3a/4। ये देखिए कंपटीशन में ज़्यादा पूछ लेता है, वैसे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। BCC में आपके टोटल कितने होते हैं बोलो बोलो, नहीं पता है कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, कि आपका एफसीसी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थोड़े धीरे धीरे ध्यान रखने हैं, अभी आगे यूज होंगे, तब फिर आप कहोगे सर ये मुझे आता नहीं है, इस वजह से मैं पहले बता रहा हूँ। देखो एफसीसी में कोने पर तो होंगे, ठीक है, यहाँ पर कोने पर होंगे, एक फेस पर होगा, एक यहाँ पर होगा। तो ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितना होगा, √2a होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने ए के बराबर होंगे, आर, त्रिज्या ले लो ना, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। 4r बराबर, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, एफसीसी के लिए, ठीक है। 4r बराबर कितना बोलो, √2a, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर आपके लिए आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, √2a/ कितना 4। चाहो तो इतना ही रहने दो, नहीं तो अगर इससे काटोगे इसको तो 2√2 आएगा, a/ कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई। और दो परमाणुओं के मध्य की दूरी देखनी है, तो इस दो का इसमें गुणा कर दो, तो 2r बराबर कितना, a/√2। ये क्या चीज़ है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी है, जैसे इनके और इनके बीच की दूरी पूछता तो यही तो बताते, ठीक है। अच्छा सर और कुछ नया, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। अगर आपसे पूछ ले ना, क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। घनत्व, तो घनत्व बराबर आप जानते हैं, ठीक है, द्रव्यमान बटे, ठीक है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। अब भाई जो बात होगी ना, वो एक कोष्ठिका के लिए होगी, किसके लिए होगी, एक कोष्ठिका। तो जो भी बात हम करेंगे ना, वो एक कोष्ठिका के लिए करनी है, ठीक है। किसके लिए, एक कोष्ठिका के लिए बात करनी है, बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात होगी, जैसे इसका आयतन हमेशा क्या होगा, a³ होगा, और द्रव्यमान निकालना होगा, क्या निकालना होगा, द्रव्यमान। यहीं पर पूरा खेल है, ये खेल हम खेलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट दे देता, नहीं तो निकालना पड़ता है, कि या कभी कभी है ना आपसे पूछ लेता है ना, एक परमाणु का आप है ना द्रव्यमान बता दो, एक परमाणु का द्रव्यमान। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको परमाणु का द्रव्यमान दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, पूरा परमाणु का द्रव्यमान दे देगा, ठीक है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। किससे हम शो करेंगे इसको, कैपिटल M से, अपान आप क्या करेंगे, एवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे, n0। और आप जानते हैं संख्या क्या होती है, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। इससे जब डिवाइड करेंगे तो एक परमाणु को आ जाएगा, नहीं तो ये तो भाई पूरा होता ही होता है, उसके अंदर इतने परमाणु होते हैं। अब आप देखो सोडियम के अंदर कितने परमाणु होते हैं, 11,
सोडियम के परमाणु के अंदर कितने होते हैं, 11 परमाणु का द्रव्यमान है। अब एक का निकालना है तो आप किससे डिवाइड कर देंगे, इससे कर देंगे, ठीक है। अब एक नया पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कोने पर होते हैं ना उनकी ये बात हो रही है। अगर घनीय, देखो घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अगर देखें, ठीक है, द्रव्यमान ये क्या होता है, तो ध्यान रखना है आपको। करना कैसे है, यहाँ पे आपके पास है ना देखो घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब मान लीजिए उस घन में है ना 4 परमाणुओं से मिलके बना है, तो परमाणुओं का मतलब Z इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई भाई साहब, यही जो आप निकाले थे। यानी कि कैपिटल M अपान क्या कर देंगे, N नॉट कर दो या Na कर दो, कुछ जगह N नॉट लिख देते हैं, कई जगह Na लिख देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा अब देखो, अगर आपको है ना घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना है, घनीय एकक कोष्ठिका का क्या निकालना है, घनत्व। तो घनत्व में अब कोई दम नहीं है, D निकालना है ना, तो द्रव्यमान पता ही है, Z इंटू M अपान N नॉट अपान किससे डिवाइड कर देंगे, उसके आयतन से। कितना होता है आयतन, A क्यूब होता है भाई साहब, कितना होता है, A क्यूब होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये है आपका। अच्छा तो सर ए आपका क्या होता है, वही भुजा की लंबाई होती है, कोर की लंबाई। जेड क्या होता है, प्रति एकक कोष्ठिका में सूत्र इकाई या परमाणुओं की संख्या होती है। कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम ध्यान रखना है परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, चलो परमाणु द्रव्यमान संख्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा इतना बना लिया अब नोट्स। अब चलिए बात करते हैं अपने, जो अभी आपको मैंने बताया था, क्या एक न्यूमेरिकल करेंगे चलते चलते, ठीक है। आओ कूदते हैं भाई। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन 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 क्या है, जालक केंद्र है, ठीक है। अगर ये वर्ड बोल दिया ना, जालक केंद्र है, घन जालक केंद्र, तो जेड का मान है ना यहीं पे डिसाइड हो जाता है, कितना होता है 4। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है, ठीक है। सोने का परमाणु भार कितना है, ये आपको दे दिया कैपिटल एम भाई साहब, कैपिटल एम कितना है 179, ठीक है। अच्छा ये आपको ये दे दिया वेट, कितना है वेट 2 ग्राम, कितना है 2 ग्राम, ठीक है। अच्छा और आगे बात करते हैं भाई, क्या करते हैं, बात ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब आपको मैं यहीं पर एक कंसेप्ट बता दूं, जब भी ग्राम में दिया हो ना तो उसको हम मोल में बदल लेते हैं। किस में बदलते हैं, मोल में। जब मोल में होती है ना तभी हम उसके परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, परमाणुओं की क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मोल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना मोल बराबर होता है, या हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, ग्राम बटे परमाणु भार या अणु भार, परमाणु भार या अणु भार लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे अणु भार से काम चल जाए, परमाणु भार से काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो आप, है ना, लिखोगे क्या 2 ग्राम, तरीका समझो, 2 ग्राम स्वर्ण में परमाणुओं की संख्या, पहले परमाणु की संख्या तो निकाल लो, 2 ग्राम में कितने हैं, फिर हम हर एक का निकाल लेंगे। 2 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो ये जो संख्या है ना वो मोल कंसेप्ट से आएगा, किससे आएगा, मोल कंसेप्ट से। तो पहले आप मोल लिखेंगे, मोल इंटू Na करना है, Na का मतलब एवोगाद्रो संख्या। तो मोल बनाने के लिए अभी आपको बताया था ग्राम बटे परमाणु भार, कै ग्राम है 2 ग्राम, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 179, ठीक है, इंटू Na का मान आप जानते हैं कितना होता है 6.0, ठीक है, 2 इंटू 10 के पावर कितना 23, ठीक है। इतने आपके परमाणु आ चुके हैं, लेकिन ये 2 ग्राम में आया है, लेकिन हमें किस में बताना है, आकृति में घन। जैसे आपसे मैं बोलूँ है ना कि 10 किलोग्राम में 10 किलोग्राम में, ठीक है, क्या चीज़ भाई, ध्यान से सुनो, 10 किलोग्राम में
जितने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, मतलब 2 ग्राम में इतने परमाणु हैं, ठीक है। कितने परमाणु हैं? इतने हैं, ठीक है। और आपसे बोला जाए भाई इसके अंदर ये मतलब ये जो जालक है ना, ये जो जालक है क्या है, मतलब जो सेल बना है, ठीक है, ये जैसा भी सेल आपका है, इस सेल के अंदर 4 परमाणु हैं। क्या है? 4 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 4। तो एक की वजह से निकालना होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इकाई सेलों की अगर संख्या निकालनी है, इकाई सेलों की संख्या, सेलों की संख्या अगर निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है? इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। तो आपको करना क्या है, अभी जो आया है 2 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बटे 4 कर देंगे, ठीक है, बटे क्या कर देंगे? 4, यानी कि जेड से डिवाइड कर देते हैं। 4 ये जो भी आया नंबर 2/179 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर कितना? 23, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, अब इसको आप है ना सॉल्व करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बता दूं, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे ये 179 यहाँ पर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, आपका आएगा 16.82 इंटू 10 के पावर 20, कितने आपके परमाणु होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए है, एक आपके पास है सोडियम धातु, घन जो किस तरह से है? घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। किस तरह से होता है भाई? घनाकार होता है। क्या होता है? घनाकार होता है, ठीक है। अब ये सोडियम है, घनाकार जालक में है। अब ये नहीं बताया मुझे है ना कहाँ कहाँ है, बात ये है। अच्छा, क्रिस्टलीकृत है, अब बोल दिया घन है, लेकिन घन में हमें ये नहीं बताया ना किस जगह पर वो स्थित है, ठीक है। अब होगा कहीं स्थित, मुझे उससे क्या मतलब, बोलेगा कुछ तो बात करेंगे। एकक सेल का कोर की लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई है ए बराबर, ठीक है, 430 pm। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। pm का मतलब क्या होता है? बोलो, पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे आगे समझते हैं। पिकोमीटर है तो ध्यान रखना, एक पिकोमीटर में 430 सेंटीमीटर में बदल दो। क्यों? क्योंकि एक बात बता दूं मैं, एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है। एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या की क्या करनी है? गणना। कितने परमाणु हैं, यानी कि जेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जेड। नंबर आएगा 1 2 3 4 कुछ आएगा। अच्छा, इसका यूनिट देखो, घनत्व दे रखा है सोडियम। घनत्व अगर ग्राम में है और सेंटीमीटर में है तो इसको भी आपको मतलब इसके दूरी को भी मीटर में नहीं सॉल्व करोगे, किस में सॉल्व करोगे? सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सॉल्व करो, ठीक है, नहीं तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें नहीं दिमाग मारेंगे, इधर मार लेंगे, ठीक है। तो एक पिकोमीटर में आपका होता है 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, नहीं तो वैसे 10 के पावर -12 मीटर होता है। अब 2 और माइनस कर दो ना, तो आपका ये सेंटीमीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे घनत्व भी दे दिया है। क्या दिया है? घनत्व। डी बराबर कितना? 0.9623, ये आपके पास घनत्व है। और इसका परमाणु भार का मतलब कैपिटल एम दे दिया है, ठीक है, 23। Na यानी कि एवोगाद्रो संख्या दे दिया है। आप है ना इतना लेना, इतना बड़ा नहीं, वो तो देगा ही देगा। Na ले लो 6.02, ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देंगे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो सकता है इस साल है ना यही सेम रिपीट हो जाए, होते हैं सेम ऐसे ही, बस नंबर थोड़ा चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो, आपको है ना अभी बताया था घनत्व, जब घनत्व दिया हो ना तो एक फॉर्मूला बताया था, पीछे कर जाओ। डी बराबर आपको बताया था, याद है कि नहीं याद है? जेड इंटू कैपिटल एम अपान ए क्यूब इंटू क्या बताया था? एन ए। क्या बताया था? एन ए। अब यहीं पे मान रखना है यार, सॉल्व कर लेंगे। डी का मान कितना है बोलो? अरे सर, डी का मान तो आपका है 0.9623। अच्छा, और यहाँ पर जेड का मान मुझे निकालना है। 2 मत समझ लेना, नहीं धोखा हो सकता है, और धोखे में सारे गलत हो जाते हैं भाई, ठीक है। एम का मान कितना है? 23, ठीक है। और यहाँ पे ए क्यूब है आपके पास, क्या है? ए क्यूब।
ए की वैल्यू आपको है ना इतनी दे रखी है 430 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ठीक है। और इनका क्या करना है, क्यूब इंटू, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। और यहाँ पर आपके पास होगा 6.023 10 के पावर 23, ठीक है। इनका गुणा इधर कर लेंगे और जेड बराबर हम निकाल लेंगे। और 23, देखो 23 इसको है ना काट सकता है 0 पॉइंट, अगर पॉइंट को हटाया जाए यहाँ पे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 23 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेबल, ठीक है। तो ये लगभग में काटिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लगभग आपका समथिंग 23 का ये 3 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मत ले जाओ, ठीक है। और इसका इंटू इधर करो 0.3 इंटू 4, इसका क्यूब करना है भाई, क्या करना है, क्यूब। अच्छा ये जीरो इसको दे दो, 9 हो जाएगा, फिर 9 का क्यूब, तो 4 इंटू 10 के पावर माइनस का 9, इनका क्यूब है, इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर कितना 23, ठीक है। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, जेड का मान लगभग है ना 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, किसके, 2 के। तो जेड का मान जो होगा ना वो कितना होगा 2, तो कितने होंगे परमाणु की संख्या 2 होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में बताना 2 आया कि नहीं आया आपका। अगर एग्जैक्ट आ रहा होगा तो ये ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 2 में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा लेकिन 2 ही मानेंगे उसे। अच्छा ओके सर, आगे बढ़िए। देखिए आप, एक और आ रहा है आपके लिए ज़बरदस्त, शानदार, झक्कास क्वेश्चन। अब क्या करना है ना, ये भी आपकी बोर्ड में आया 2019 में। मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए यार, खुल के जियो, मस्त हो के जियो। मज़ा तो तभी आता है जब आप जीते हैं, ठीक है, अपने लिए। जब दूसरों के लिए जीते हैं ना, वो जीना नहीं कहते हैं, कुछ और ही कहते हैं। अब आप समझ लो, आगे समझते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है NaCl कितने ग्राम है, वेट दे दिया है भाई, तो समझ में आ गया। अब इसका मोल तो बनाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, राजी राजी गैर राजी, ठीक है। और NaCl और Cl का हम टोटल परमाणु क्या नहीं लिखेंगे, परमाणु भार कैपिटल M लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा आपका 58 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5। अच्छा ये आएगा। और आपसे क्या पूछा है, इकाई सेलों की संख्या बताइए, कितने आपके इकाई सेल हैं, ठीक है। तो देखिए इकाई सेलों की अगर संख्या बताई जाए, इकाई सेलों की संख्या, तो ध्यान रखना पहले आप कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या है ना, बटे ये NaCl है ना, NaCl में कितने परमाणु होते हैं भाई, FCC में आया था टोटल कितने थे, 4 थे, कितने थे 4, तो ध्यान रखना। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 का मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 इकाई सेलों की जो संख्या होती है ना, कुल संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा कितनी होती है, कुल संख्या के बराबर होती है। 1 का निकालना है तो क्या करेंगे बोलो, 4 से डिवाइड ही तो करेंगे। अब कुल संख्या कैसे लेके आएंगे आप, तो देखिए कुल संख्या कैसे लेके आएंगे, ठीक है। कुल संख्या जो होगी ना, पहले मोल बनाएंगे, मोल बनाने के लिए वेट अपान M करना पड़ेगा, फिर एवोगाद्रो संख्या से इनटू करना है, ठीक है। बस यही काम कर दो आप फटाफट, कुछ नहीं करना है। 58.5 कभी कभी है ना, ये गधा है ना, कटने वाला क्वेश्चन नहीं देता है, और कभी कभी ऐसा देता है खचाक उड़ जाए। Na का मान कितना होता है 0.2 इंटू 10 के पावर 23, ये कट गए एक बार, मज़े ही आ गए। यही तो नंबर बचे, यहीं पे उठा के छाप दो। 6.02 इंटू 10 के पावर कितना 23, और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये देखो, पहली बार 1 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर ये 5 बार जाएगा। 1.5 इंटू 10 के पावर कितना 23, इतने इकाई सेल होंगे, इकाई सेल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। बात करें, लो आ रहा है आपके सामने, तैयार हैं, आ गया। आप इसको तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आपके एग्ज़ाम में
आया हुआ है। क्या है भाई? आया हुआ है। ये 2020 में आया हुआ है। किस में आया है? 2020 में आया हुआ है। देखो इम्पोर्टेंट है तभी तो आया है, नहीं होता तो फिर कहाँ से आता। हाँ ये एकदम सेम है। ऐसे घनत्व की तो गणना करनी है, घनत्व का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? अच्छा सर ये नहीं समझ में आया, घनीय समृद्ध संकुलन CCP क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना CCP घनीय समृद्ध संकुलन, इसमें क्या होता है ना, 4 परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। कितने करते हैं? 4। जैसे NaCl होता है ना, सेम ऐसे, बट ये चांदी के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्रति एकक कोष्ठिका में, 1 मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रति एकक थोड़ा कलर चेंज कर दूँ आपके लिए, एकक कोष्ठिका, क्या कोष्ठिका थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कोष्ठिका में चांदी। भाई किसके लिए बात कर रहे हैं बोलो ना? चांदी के लिए बात कर रहे हैं। चांदी परमाणुओं, ठीक है, चांदी परमाणुओं की जो संख्या है ना, की संख्या कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4 हैं। Z का मान है ये, ठीक है, क्योंकि घनत्व निकालते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे चलो घनत्व बराबर बात करते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? घनत्व बराबर D बराबर या सिग्मा बराबर ZM अपान क्या होता है? A³ इंटू Na। 2 चीज़ें तो बिना बताए ध्यान रखनी है। Z का मान यहाँ पे कितना है? 4। और यहाँ पे M देखो, चांदी का कितना दे रखा है? 107। कितना दे रखा है बोलो यार? 107। कितना दिया है? 107 सर, ठीक है। तो हम ले लेंगे, क्या करेंगे? लेना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 107, 107.9, ये हो गया आपका। और उसके बाद उसके बाद आ जाओ आप, इसको किलोग्राम में निकालना है। किस में निकालना है? किलोग्राम में। तो ये जो भी बातें करते हैं ना, ये ग्राम में होती हैं। किस में मानते हैं? ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए उससे गुणा कर देंगे 10⁻³ से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको A दे रखा है, ये A का मान है, A बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ A का मान कितना है? 408.6 ppm है। मीटर में सॉल्व करना है, किससे गुणा करेंगे बोलो? 10⁻12। अभी आप कहेंगे सर आपने 10 लिया था लेकिन वो सेंटीमीटर में लिया था, ठीक है। इनटू Na का मान 6.02 इंटू 10 के पावर कितना? बोलो कितना होता? 23। अब आप इसको बहुत आराम से है ना सॉल्व करना, बहुत ही आराम से सॉल्व करना, और जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 1.05 इंटू 10 के पावर 4 किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप ग्राम में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किस में बदल सकते हो? ये आपका माइनस में आएगा पावर, ठीक है। किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। और इसको किलोग्राम में बदलोगे तो -3 इसमें चला जाएगा, और एक आपका इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। देखना इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे बताना। आगे बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट एक और आ रहा है, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर है? घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। कौन सा परमाणु है? पोटेशियम। तो अगर केंद्र में है तो आप खटाखट बता दो, क्या Z का मान यहाँ पर कितना होगा? Z का मान बताएंगे? नहीं बताएंगे? बताना तो पड़ेगा आपको। केंद्र में है ना, तो देखो कोने पर कितने होते हैं? कोनों के वजह से 1 और केंद्र के वजह से 1, तो BCC वाला हो गया। तो टोटल कितने होंगे Z के मान? 2 ही तो होंगे अगर केंद्र में होंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसे पकड़ने हैं पॉइंट यार। घनीय जालक के केंद्र में है, ठीक है। परमाणु जो भी हैं वो कहाँ पर है? केंद्र में है, और कोने पर तो होते ही होते हैं। तो Z का मान यहाँ से कितना हो गया? 2। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 मैंने लिखा ना, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कै ग्राम है? 4 ग्राम है।
इसका वेट दे दिया। अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर, अब इसका तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल, क्या निकालना पड़ेगा, मोल। और आप एटॉमिक वेट तो दे रखा 39, ठीक है। फिर क्या करना है, बोलो बोलो, इकाई सेलों में अनुमानित संख्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले कुल का निकाल लेंगे, फिर किससे डिवाइड कर देंगे, जेड से। ये तो काम कर रहे थे, तो हम यही लिखने वाले हैं, इकाई सेलों, यही बात लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सेलों की अनुमानित संख्या जो होगी है ना, पहले कुल निकाल लेंगे। कुल कितना होगा भाई, 4 को हमें किस में बदलना है, मोल में, 39 इंटू किससे गुणा करना पड़ेगा, एवोगाद्रो से। किससे करना पड़ेगा, एवोगाद्रो संख्या से। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ये परमाणु आ चुके हैं भाई, ये टोटल आए हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे, जेड से। जेड का मान कितना है, 2, ठीक है। ये इसको काट दिया कितनी बार, 2 बार। अच्छा सर, काट दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया, अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, तो अब इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12.02 इंटू 10 के पावर कितना, 23 अपान कितना, 39, ठीक है। और 39 से आप केवल 12 में डिवाइड कर लो, है ना, 39 के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। इसमें 39 के चक्कर में, ठीक है। अच्छा, और 39 को हम लगभग मान लेते हैं 40 से इसमें डिवाइड करेंगे, 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, बस इतना ही लिखना है, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई, पॉइंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, जा तो सकता है नहीं, तो पॉइंट लेना पड़ेगा। और 120 हो जाएगा, 39 भाई, 40 होता तो 120 होता, 4 × 12 120, एक कम है ना, तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। इंटू 10 के पावर कितना, 23। इतना ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। आपका ये नंबर एवरेज में चल जाए लगभग में, बट ये पावर वाला एकदम सही होना चाहिए इस केस में, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या बतानी होती है ना। चलो आगे बात करते हैं आपसे। देखो सेम एक ही टाइप के जैसे सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा सर, आगे नेक्स्ट कुछ बताइए। एक और आ गया, लो घूमते फिरते। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ना, ये जो है, ये भी आपका 2020 में आया हुआ है। कहाँ पर आया है, 2020 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ नहीं, बस करने हैं और क्या। अच्छा भाई साहब, करेंगे कैसे, आप ये तो बता दो। आओ देखते हैं। एक धात्विक तत्व क्रिस्टल जालक घनी है, बहुत अच्छा किया बता के, घना है। इकाई कोष्ठिका के प्रति किनारे की लंबाई, मतलब ए का मान बता रहा है मुझे वो, ठीक है, इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है। 2 इंटू 10 के पावर कितना, -8, और सेंटीमीटर में है, ठीक है। आयतन निकालना आसान है कि नहीं है, सेंटीमीटर में है। अच्छा, इसका घनत्व जो है ना, D 2.5 प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके लिए तालियां, जहाँ पर बैठे हैं तालियां ज़रा थोड़ा बजा लें तो, ठीक है। ताली बजाने से क्या होता है ना, आपके माइंड का जो नब्स होते हैं, मतलब जो दिमाग नहीं लग रहा होता है एक जगह पर, लगने लगता है। कभी भी आप जब सो के उठे ना, तो तालियां बजाएं, ठीक है, एनर्जी मिलती है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, सारे खुल जाते हैं गेट। तालियां बजा लिया, अच्छा, ये दे दिया। और उसके बाद देखो 200 ग्राम, अरे वाह, वेट दे दिया यार, मुझे लग रहा है, ठीक है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी, वाह ज़बरदस्त, ठीक है। तो पहले हमें इनका कुछ पता तो होना चाहिए भाई, आयतन। तो एक काम करो सर, आप एक काम करो ना, एक सेल का आयतन निकाल लो। एक सेल का क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। एक सेल का आयतन जो होगा, ठीक है, आयतन V बराबर कितना, A क्यूब होता है ना, तो A का क्यूब कर लो। इसी का क्यूब करना है, आसान है करना, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 24 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ, क्या हम 200 ग्राम का घनत्व निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट पता है अपने को, ठीक है। अगर घनत्व निकालने जाएँ D बराबर, तो ये कहेगा सर देखो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। घनत्व निकालना है तो 200 बटे आयतन,
आयतन हमें आयतन निकालना था यार। एक मिनट, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो देखो आयतन कैसे निकालेंगे, लिखोगे आप 200 ग्राम 200 ग्राम धातु का आयतन। धातु के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, धातु का जो आयतन होगा। ठीक है, आयतन भाई इसका हमें देखो क्या है ना, घनत्व पता है। क्या पता है? घनत्व पता है और द्रव्यमान पता है। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, आयतन। तो एक का इतना है तो उस उतने आयतन में कितने होंगे, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर आराम से। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, तो निकाल लेते हैं यार। तो 200 बटे कितना, इसका आयतन कहाँ गया, 2.5। एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। इसको काट दो 8 बार, 80 आ गया। 80 आपका आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ पर कहेंगे क्या, कहेंगे सर ये तो 80 ग्राम में इतना था। 80 ग्राम में मतलब 200 ग्राम में धातु का जो आयतन है कितना है, 80 ग्राम पर सेंटीमीटर है। अब आप एक काम करो, आपसे पूछा है ना इकाई कोष्ठकों की संख्या क्या होगी, इकाई में बतानी है। ठीक है, तो आप एक काम करो, है ना, इकाई के लिए बात करनी है तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे धातु, जब मुझे पूरा पता होता है तो 1 का निकालना है, तो भाई संख्या की बात करनी है तो क्या करते हैं, डिवाइड ही तो करते हैं। देखो धातु में इकाई कोष्ठिकाओं, थोड़ा समझो, कोष्ठिकाओं की संख्या ये कैसे निकालेंगे। देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँ है ना, टोटल आपका टोटल आयतन इतना है और 1 का तुम्हें पता है। ठीक है, टोटल आपका 20 है, 1 का आपका है ना मान लीजिए 4 है, तो टोटल कितने पार्ट से मिलके बना होगा, 4 से ऐसे डिवाइड ही तो करेंगे, 5 बार कटेगा, यानी टोटल कितने भाग होंगे इसके, 5 ही होंगे। वैसे यही है, तो टोटल 80 है, कितना है 80, और 1 पार्ट का आयतन कितना है, इतना है। ठीक है, 1 का इतना है तो टोटल कितने हुए, कितने सेलों से मिलके बना होगा, भाई डिवाइड कर दो ना, 1 आयतन में मिल जाएंगे। 10 के पावर कितना, 24 माइनस का, ये काट देगा इसे 10 और ये ऊपर गया, क्या कितना आया आंसर, 10 इंटू 10 के पावर 24, ये आपका आंसर रहा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट एक ही लेक्चर में पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है यहाँ पे, किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो घन जालक की संकुलन क्षमता बतानी है। पहले आप 2 बार 3 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, तब है ना थोड़ा ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, सटक जाता है दिमाग से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना 2019 में आया है, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते हो पढ़ने में। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाती है कहानी। इसमें देखो, किसी घनीय जालक के घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ठीक है, तो घन जालक की संकुलन क्षमता बतानी है। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है सर, तो आओ बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर हम बात करें कुल, जैसे एक घन बना लो आप, एक घन बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया, बन गया। अच्छा है कुछ नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, अच्छा संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, कितने परमाणु इसके अंदर योगदान दे रहे हैं, उनका आयतन। ठीक है, बटे कुल आयतन, यही कर देते हैं, आपको मिल जाता है। ठीक है, देखो कोने पर तो होंगे, कहाँ पर होंगे, कोने पर होंगे कि नहीं होंगे बोलो, अरे बिल्कुल होंगे सर, होंगे क्यों नहीं, यहाँ पर भी होंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या कह रहा है, घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। एक दूसरे के कहाँ पर होते हैं बोलो, संपर्क में होते हैं। ठीक है, तो घन के जालक की संकुलन क्षमता की गणना करनी है। क्या करनी है, गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, गोलों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे,
गोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या है ना, ये आपका है ये फेस। ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं अलग कलर से चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये ऐसे करके सटे हुए हैं कोने। ठीक है। कुछ इस तरह से हैं। अब देखो जो फेस पर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आधा, और इनका कितना होगा 1/8। तो कोनों पर कितने हैं, हर कोने पर 8 हैं, तो कितना कंट्रीब्यूशन है 1/8। और फेस पर 6 हैं। कहाँ पर हैं, फेस पर कितने हैं टोटल 6। ठीक है। तो आप एक टाइप से समझ सकते हो ये आपका क्या है, एब्सेसी है। एब्सेसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, Z बराबर 4। क्या होती है, Z बराबर 4। मान लीजिए एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है R, तो 4 की कितनी होगी, 4 की कितनी होगी, 4 गोलों का आयतन लिख रहा हूँ मैं, 4 गोलों का आयतन 4 इंटू, हो हम इनका निकाल लेंगे, क्या होता है 4/3 पाई R³। अच्छा इसमें कोई एक संबंध बताया था कि नहीं बताया था आपको, भूल गए, अरे याद तो होगा यार, ऐसे नहीं भूलना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। ठीक है। तो देखो अभी आपको थोड़ा पीछे जाओ, पीछे रिवाइज करो, रिवाइज फटाफट। देखो क्या बताया था, इसकी त्रिज्या कितनी आई थी, अरे देखो ना, पढ़ते ही नहीं। देखो अभी यही बताया था, ये वाले ऐसे मिल जाते हैं, ये यूँ यूँ। ठीक है। तो ये आपका a है, ये भी a है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, √2a होगा। ठीक है। तो इसके अंदर कितने त्रिज्याएँ हैं, 4 हैं, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो 4r बराबर कितना, √2a। तो a बराबर आप देख लो चाहे। ठीक है। a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, इसको काटोगे तो 2√2 बार कट जाएगा। ठीक है। तो 2√2 इंटू कितना आया r। ठीक है। ये a का मान है, किसका मान है, a का, कोई दिक्कत नहीं, चाहे r का मान रख दो उठा के, चाहे a का निकाल लो, आपकी मर्जी। अगर हम बात करें संकुलन क्षमता, तो ध्यान रखना है संकुलन क्षमता, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। ये बात करते हैं ये क्या होता है, और इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। तो 4 गोलों के द्वारा आयतन इतना था, 4 इंटू 4/3 पाई R³, इनका क्यूब कर देंगे, नहीं सॉरी, R³ रहने दो ऐसे, बटे a³ होता है भाई पूरे का आयतन, कुल आयतन। तो 4 इंटू 4/3 पाई R³ ऐसे रहने दो, यहाँ पे a का मान ये रखो, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, फिर √2 का 3 बार क्यूब करना है, तो एक बार तो 2 हो जाएगा और एक आपका √2 रह जाएगा। ठीक है। और r का क्यूब हो जाएगा, ये निकल गए अपने रास्ते से, और इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें परसेंटेज मिल जाए। क्षमता हमेशा हम परसेंटेज में निकालते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पूरा पाई का मान रखेंगे 3 दशमलव कितना रखेंगे 1/4। ठीक है। ये देखो 4 से ये कट गया, ये भी कट गया, पूरा कट गया ये। ठीक है। और ये 3 नीचे आ जाएगा, पाई का मान 3.14 अपान। ठीक है। और नीचे आपका 3 इंटू कितना है, √2 इंटू कितना 100। भाई साहब यहाँ तक आया कि नहीं आया, और जब आप इसको काटेंगे ना तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट आपका जाएगा ये 0.7 बार। ठीक है। और फिर जब √2 का मान रख करके डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आएगा 74%। कितना आएगा, 74% आएगा भाई साहब, कितना आएगा 74%। ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आगे क्या है, वाह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। अब फ्रैंकल दोष पहले समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए हमारे पास जो भी दोष पाए जाते हैं ना, वह कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, हमारे पास क्रिस्टल होंगे, क्या होंगे, क्रिस्टल होंगे। हमारे पास मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड है, आयन क्रिस्टल है। ठीक है। और ये
धन धन से ऋण से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये धन है, ये ऋण, ये फिर दो धन वाले को छोटा बनाना है क्योंकि उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ऋण वाले को थोड़ा क्या बनाना है, बड़ा, ठीक है, एक अल्टरनेट चेंज करके, ठीक है। ये इनकी व्यवस्था है। एक आपका ये धन हो गया, फिर ये आपका ऋण हो गया, ठीक है, फिर ये धन और ये आपका ऋण और ये आपका क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो दोष होता है ना, जालक की स्थिति को त्याग करके, मतलब इसमें क्या होता है, धनायन छोटा होता है ना, पहले ये भाग जाता है, तो क्या होता है, यह दोष आयनों के अपने जालक की स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण यह दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना समन्वय संख्या का मान कम होता है। ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है। अब आप कहेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और देखो शॉर्टकी दोष भी एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, एक जालक है उसमें यहाँ पर इसके लिए एक फ़ोटो बना लो समझाने के लिए, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। चलो सेम लिख दे रहा हूँ यार, फटाफट इसको बना लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, मन यार उदास मत करो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, नहीं जियोगे तो बहुत छोटी है। जीने को है 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, है उल्टा है। अच्छा आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये आपका एक क्या है, क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल, कलर बदल दूं, ये एक आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो प्लस वाला है ना, ये अपने स्थान पर डक 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 करके हिलता रहता है, ठीक है। अब ये जो ऋण आवेश होते हैं ना, इनका साइज बड़ा होता है, ये नहीं निकल पाते हैं, बट ये जो खाली स्थान देख रहे हो ना, खाली रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये खाली रिक्त स्थान, ये जो पार्ट है ना, ये अपना जगह छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह छोड़ देंगे, क्या करते हैं, ये अपनी जगह को ऐसे छोड़ देते हैं, छोड़ करके छोड़ देंगे। फिर आप कहोगे सर होगा क्या, होगा यही जो मंजूर खुदा होगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, प्लस का चार्ज यहाँ गया, ठीक है। तो होता क्या है कि यह जो दोष होता है ना, जो आयन होते हैं ना, अपनी स्थिति को छोड़ करके जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतराकाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी में चले जाते हैं, ठीक है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। आपको सिंपल सा कह देना है कि सर आयनिक क्रिस्टल के अंदर यदि आयन अपनी स्थिति छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चले जाएं, ठीक है, तो उस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर जो आयनिक मतलब कुल मिलाकर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, और क्रिस्टल की जो संरचना की समन्वय संख्या का मान जो होता है ना, कम होता है। इस वजह से ऋणायन का आकार थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, तो धनायन ही बाहर आते हैं। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, Ag, AgCl, AgI, ZnS। पूछा जाएगा ऐसे, बताइए AgBr किस दोष से संबंधित होता है, तो बोलो हाथ ऊपर करके, AgBr से। किससे, अभी मैं बोलूँ भारत माता की, हाथ उठाओ, जय, ऐसे। फ्रैंकल दोष AgBr, फ्रैंकल दोष AgBr, फ्रैंकल दोष AgCl, फ्रैंकल दोष AgI, है ना, ये सारे होते हैं। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आपने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे आते हैं चले जाते हैं, 1 शॉट वीडियो है, तो कम समय में बहुत कुछ देना होता है, तो थोड़ा आप है ना लर्निंग प्रोसेस तैयार रखिए। आगे बात करते हैं, ये समझ में आया ना, यानी कि कोई एक, चाहे ऋणायन चाहे धनायन, वैसे कौन जाता है, धनायन जाता है। क्यों, क्योंकि उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, वही रिक्त स्थान में चला जाता है। अच्छा इनका जो घनत्व की बात करें, घनत्व, इनका घनत्व है ना समान रहता है, बदलता नहीं है। घनत्व क्या होता है, चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसी के अंदर तो है। लेकिन उसमें क्या होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये जो शॉर्टकी दोष होता है, इसमें जैसे एक धन है एक ऋण है, ये दोनों आपस में बात करते हैं, कहते हैं नहीं हमें यहाँ नहीं रहना इस दुनिया में, हमें अपनी दुनिया कहीं और बसानी है। तो ये पूरा का पूरा जालक ही छोड़ करके ऋणायन और धनायन चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, इस वजह से जो भी दोष यहाँ पे उत्पन्न होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ से मान लीजिए एक ऋण गायब हुआ और एक धन गायब हुआ,
इस वजह से यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है, यहाँ पर जो भी दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसी दोष को हम क्या कहते हैं, सॉर्ट की दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्ट की दोष कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सॉर्ट की दोष। तो लिखा हुआ है, यह दोष जालक के समान संख्या में, यानी कि जितने धन उतने प्लस लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। सॉर्ट की दोष प्रायः समझ लेते हैं क्यों पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, ध्यान रखना है, जिनमें क्रिस्टल संरचना समन्वय संख्या के मान से अधिक होता है। वहाँ पे क्या था, कम, यहाँ पे अधिक। धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे CSCl, KBr, KCl, NaCl, यहाँ पे जो इनका लगभग अगर हम साइज़ देखें ना, लगभग बराबर है AgBr। बट अगर अब पीछे थोड़ा देखो, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, AgBr, ठीक है, AgCl, इनमें अंतर है, AgI, ZNS, इसमें अंतर है, ठीक है, ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप है ना क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बस इतना काफ़ी है, आप केवल इतना तैयार कर लें इस चैप्टर से। बस इस बार हम पेपर फाड़ के आएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, आर पार करके आएंगे, ठीक है। इस बार जो है हमारा एग्ज़ाम आर पार का होना चाहिए, ठीक है, जितना क्वेश्चन है उतना होने चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आप सारे वीडियो वन शॉट वाले जितने भी वीडियो आएंगे सारे अगर देखते हैं तो आपसे वादा है कि आप है ना 80+ तो आएंगे ही आएंगे। 80+। आप एक बार देखा, फिर एक बार और देखिए, फिर एक बार देखिए, क्या अब ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो यार आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है ना, जितना अभी पढ़ाया गया है आपको, यही चीज़ है ना, कम से कम 15 दिन चलती है क्लासेस में ऑफलाइन, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। आप इसको 15 बार देख लो ना, 15 बार तो पढ़ नहीं सकते हैं, ऑफलाइन क्लास तो ले नहीं सकते हैं, तो 15 बार देख लो ना। 15 बार नहीं देख सकते हो तो आप मात्र 3 बार देख लो, कल्याण है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास।